नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि परसों मैंने आपको एसिड बेस और सॉल्ट की क्लास पढ़ाना शुरू किया था, हम प्रमुख अम्लों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने H2SO4 के बारे में पढ़ा था, हमने HCl के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? नंबर थर्ड, प्रमुख अम्ल पढ़ रहे थे और प्रमुख अम्लों में आज तीसरे अम्ल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तीसरे अम्ल की बात करते हैं। फिर सर तीसरा अम्ल कौन सा होगा? तो तीसरा अम्ल जो आपका होगा यहां पर, ठीक है, उसकी बात करते हैं HNO3। नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज नाइट्रिक एसिड के बारे में याद रखिएगा, है ना, इसे स्प्रीट ऑफ नाइट्रेट भी कहते हैं। तो इसके अदर नेम क्या क्या है? स्प्रीट ऑफ नाइट्रेट। स्प्रीट ऑफ नाइट्रेट के तौर पर आप किसे जानते हैं? तो भैया HNO3 को जानते हैं, नाइट्रिक एसिड को जानते हैं। भाई नाइट्रिक एसिड जो होता है इसका यूज कहां पर किया जाता है? ठीक है, तो याद रखना इसका उपयोग कहां पर करते हैं। तो इसका उपयोग कहां पे होता है, यूज कहां पे होता है? सबसे ज्यादा यूज इसका जो होता है वो फर्टिलाइजर निर्माण में। मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर के निर्माण में इसका यूज करते हैं। दूसरा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? एक्सप्लोजिव निर्माण में, विस्फोटक निर्माण में। गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी आवाज जो है मेरी वो बैठी हुई है, गला बैठा हुआ है, मतलब आवाज। चलो ठीक है, आइएगा। तो उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में, स्प्रीट ऑफ नाइट्रेट बनाने में। नमस्ते भाई, है ना भाई। अगला हम क्या पढ़ रहे थे? विस्फोटक बनाने में इसका यूज करते हैं। इन एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन जो होता है, एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजन मत लिखो, एक्सप्लोजिव लिखो। एक्सप्लोजन तो विस्फोट होता है, एक्सप्लोजिव। या फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोजिव। तो एक्सप्लोजिव के निर्माण में यूज करते हैं हम इसका। अब और कहां पर किया जाता है? तो दोस्त याद रखना, एल्यूमिनियम का आपने याद रखा होगा, बर्तन सुना हो तो उस एल्यूमिनियम, स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम वेसल। याद रखना, स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम के बर्तन में इसका भंडारण करते हैं। काई में करते हैं? एल्यूमिनियम के बर्तन में। तो नाइट्रिक एसिड को एल्यूमिनियम के बर्तन में ही रखा जा सकता है, इसके अलावा और कहीं नहीं रखते। और सबसे मेन अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उस चीज को याद रखिएगा, ठीक है? वो क्या होगा? सबसे मेन एक्वारेजिया बनाने में। अम्लराज, या जिसे शाही पानी भी कहते हैं। अब देखो, अम्लराज जो होता है, एक्वारेजिया जो होता है, वो क्या चीज होती है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? अम्लराज या एक्वारेजिया का जो फॉर्मूला होता है भाई, इसके अंदर दो एसिड होते हैं। एक होता है आपका HCl, ठीक है, और एक होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। अगर आप HCl को 3 और HNO3 को 1 अनुपात में लेते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाएगा दोस्त? याद रखना, वो आपका एक्वारेजिया कहलाता है।
HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। इस अनुपात में अगर हम मिलाते हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा दोस्त, याद रखिएगा, बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, एक्वा रेजिया होगा। अब ये जो एक्वा रेजिया होता है अम्लराज होता है, इसका उपयोग कहां पर करते हैं, इस एक्वा रेजिया का उपयोग कहां पर किया जाता है ये पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो एक्वा रेजिया के यूज की अगर हम बात करते हैं कि एक्वा रेजिया का उपयोग कहां होता है, तो भाई ये सोना हो गया, चांदी हो गया, को घोल सकता है। तो सोना और चांदी इजीली इसके अंदर घुल जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक्वा रेजिया की बात कर रहे हैं। तो याद रखना, है ना, इंग्लिश में बेटा एक्वारेजिया ही तो बोलते हैं। कुछ नहीं बदलेगा उसमें। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड डिजोल्व इन एक्वारेजिया। तो सोना और चांदी इसमें घुल जाते हैं, इसीलिए इसका उपयोग भी इसके अंतर्गत देखने को मिल जाता है। तो भाई ये चीज ध्यान रखना। तो मेनली हम HNO3 नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़े। तो एक्वारेजिया जो होता है, अम्लराज जो होता है, तो इसे सोनार या जो ज्वेलर्स होते हैं उनके द्वारा बहुत यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं एथेनोइक अम्ल क्या होता है ना, जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, CH3COOH बोलते हैं। तो अगले एसिड के ऊपर हम बढ़ेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, नंबर 4, CH3COOH की हम बात कर रहे हैं आपसे, जिसे एथेनोइक अम्ल या एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एथेनोइक अम्ल कहते हैं, या इसी को एसिटिक एसिड कहते हैं। इस एसिटिक एसिड या विनेगर की हम मतलब एसिटिक एसिड की बात करें तो इससे विनेगर बनता है। ठीक है, 5 to 8% या 5 to 6%। aquatic solution of acetic acid CH3COOH, it's also known as vinegar। CH3COOH का 5 से 6% जलीय विलयन सिरका कहलाता है। क्या कहलाता है, सिरका। सिरका वाले प्याज अक्सर आप, है ना, खाते होंगे। ठीक है बेटा, सुप्रिया, ओके। लाइव है बेटा, क्लास लाइव है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक एसिड 5 से 6% एक्वाटिक सॉल्यूशन जो होता है, अगर अब मान लीजिए 100 ml पानी में आप मुश्किल से 5 से 6% क्या मिला दें, एसिटिक एसिड मिला दें, CH3COOH मिला दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये सिरका बन जाएगा, विनेगर बन जाएगा। मतलब सिरका या विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, एथेनोइक एसिड, जिसे ही हम एसिटिक एसिड या जिसे हम CH3COOH के रूप में जानते हैं। अब भाई अब मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, तो इसका मेनली यूज कहाँ होता है, तो याद रखना पिकल प्रिजर्वेशन के अंदर। पिकल प्रिजर्वेटिव, अचार संरक्षण में हम इसका उपयोग करते हैं।
कि सर ऐसा क्या करता है ये? तो ये जो बैक्टीरिया होता है ना, जीवाणु जो होते हैं, उन्हें नष्ट करता है। तो याद रखना क्यों यूज करते हैं इसका, क्योंकि ये बैक्टीरिया अर्थात जो जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करता है, जिसके कारण अचार की जो सेल्फ लाइफ है ना, जो जीवन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो दोस्त याद रखना, हम बात कर रहे थे CH3COOH एसिटिक एसिड की। इसे ही एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी, हमने परसों की क्लास में बताया था कि कल मैराथन होगी। तो अगर आप कंटिन्यूअसली क्लास नहीं लेते हैं, ठीक है, तो ही ये चीज हो सकती है कि आपको नहीं पता हो। बाकी किसी बच्चे का ऐसा सवाल नहीं आया, मतलब सभी बच्चों ने परसों वाली क्लास जो हुई थी वो अच्छे से ली थी, तो उन्हें पता था। चलिए, ठीक है। तो दोस्त याद रखना, एथेनोइक अम्ल की बात करते हैं, एसिटिक एसिड की बात करते हैं, तो जब हम 5 से 6% वाला जलीय विलयन बनाते हैं तो वो जो विलयन होता है वो क्या बनता है? तो दोस्त याद रखिएगा, वो कहलाता है विनेगर। क्या कहलाता है? विनेगर कहलाता है, सिरका कहलाता है। पिकल के प्रिजर्वेशन के तौर पर हम किस एसिड का उपयोग करते हैं? तब भी हम CH3COOH का, एसिटिक एसिड का ही यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं आपसे बेंजोइक एसिड के बारे में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आपसे बोरिक एसिड के बारे में, फिर बात करेंगे सिट्रिक एसिड के बारे में। हम सभी एसिड के बारे में एक एक करके आपसे पढ़ेंगे। लेकिन अब जो एसिड यहां तक आए वो तो बहुत विस्तृत रूप से हैं, लेकिन अब थोड़ा सा यहां से एसिड के पॉइंट्स कम हो जाएंगे, तो हम एक स्लाइड में 2 एसिड पढ़ करके पढ़ेंगे। चलिए, तो भाई सबसे पहले हम जिस एसिड की बात करते हैं वो बेंजोइक एसिड होता है। कौन सा होता है? बेंजोइक एसिड होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम नाम है, बेंजोइक एसिड। C6H5COOH फॉर्मूला होता है। क्या होता है? C6H5COOH फॉर्मूला होता है बेंजोइक अम्ल का। अब अगर हम बेंजोइक अम्ल आपको पढ़ा रहे हैं, भाई मैं हिंदी भी लिख देता हूं। बेंजोइक अम्ल क्या बोलते हैं? इसको बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबल ये जो बेंजोइक एसिड होता है ये कहाँ देखने को मिल जाता है ना, और कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, दोस्त याद रखिएगा। तो ये हमें मिलता है कहाँ पर? ये घास में पाया जाता है। ग्रास के अंदर होता है। क्या यूज है इसके, क्या उपयोग है इसके? उपयोग की अगर बात की जाए तो सबसे पहला उपयोग होता है कॉस्मेटिक के अंदर, ठीक है। जैसे लिपस्टिक वगैरह जो बनती है ना, तो कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक्स। और कॉस्मेटिक्स में भी क्या बनेगा? लिपस्टिक। तो लिपस्टिक बनाने के अंदर, है ना, बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं थोड़ी सी ज्यादा मात्रा के अंदर, ठीक है। अगर आप नहीं 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 नहीं, हाँ, बेंजोइक एसिड का यूज लिपस्टिक में थोड़ा ज्यादा किया जाता है ना। एक चीज और होती है लिपस्टिक, हाँ, कलर्स होते हैं वो, ठीक है। और क्या हो जाता है? फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी, मेडिसिन सेक्टर में भी यूज करते हैं। तो भाई दूसरा उपयोग कहाँ होता है? इन मेडिसिन सेक्टर, औषधि में यूज करते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं। मेनली यहां से जो प्रश्न आता है कि बेंजोइक एसिड किस में पाया जाता है? घास में, बस यही प्रश्न आता है, ठीक है, अगर बनेगा तो। एक आता है इसी तरह से आपका, है ना, उसे बोलते हैं बोरिक एसिड। नाम सुनाओ, H3BO3 होता है ना। बोरिक एसिड जो होता है वो आई ड्रॉप जो होती है आंखों की, उसके अंदर डाला जाता है। तो कौन सा एसिड होता है? बोरिक एसिड। आई ड्रॉप के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। आंखों के जो ड्रॉप्स बनाए जाते हैं उनमें अधिकतर यही होता है, H3BO5। क्या होता है? H3BO5 होता है, इसी को बोरिक एसिड बोलते हैं। तो बोरिक एसिड का सबसे पहला यूज या सबसे ज्यादा यूज कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहला या सबसे ज्यादा यूज होता है आई ड्रॉप के अंदर, ठीक है। आई ड्रॉप में यूज करते हैं इसका। और कहां पर उपयोग होता है इसका आई ड्रॉप के अलावा? तो दोस्त याद रखना, आपने वो चीज देखी होगी, ठंडा ठंडा गर्मी कुल घमोरी का पाउडर आता है ना, टेल्कम पाउडर, उसके अंदर करते हैं। घमोरी नाशक पाउडर में, ये उन घमोरियों को नष्ट कर देता है, तो टेल्कम पाउडर के तौर पर इसका उपयोग करते हैं। और कहाँ उपयोग करते हैं? तो आपने अक्सर देखा होगा कि, है ना, आपके कुछ ऐसे मित्रगण होंगे जो क्या करते हैं कि भाई साहब कभी कुछ अनैतिक चीज का सेवन कर लेते हैं। अब घर जाना है, मम्मी ना पकड़ ले, पिताजी ना पकड़ ले,
तो ये खाते हैं माउथ फ्रेशनर, है ना, वो नहीं, एक आता है माउथ वॉश, है ना, एक लिक्विड आता है, तो बहुत सारे लोग उससे कुल्ला करके जाते हैं कि घर पता नहीं चल जाए बस। एक आता है माउथ फ्रेशनर, वो तो सोप सुपारी हो गए, वो नहीं। एक आता है माउथ वॉश, मुंह धो लेते हैं जिससे, तो वो माउथ वॉश होता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। कि सर माउथ वॉश में मतलब ये जो आपके मुंह के अंदर के हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उनको नष्ट करने का काम करता है। तो ये फॉर्म अलग अलग होता है, इसका मतलब ये नहीं कभी बोरिक एसिड मिल जाए तो डायरेक्ट मुंह में डाल लो, भाई साहब ये काम मत करना। मेडिसिन में एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, एक निश्चित मात्रा के तौर पर इनको मिलाया जाता है। हिंदी में लिखो बेटा, क्या हिंदी चाहिए आपको, बताओ हमें, हम लिख देंगे हिंदी, है ना, हिंदी में लिखो, तो क्या हिंदी में लिखना है बेटा। इसने हिंदी लिखने का बोला तो वो भी कैसे बोला पता है, सर हिंदी लिखो, तो बेटा खुद तो पहले हिंदी लिखो, ठीक है। हाँ, और क्या हिंदी लिखना है ये बताओ, तो हम लिख देंगे आपकी हिंदी, है ना। बताओ कौन सा वर्ड हिंदी में नहीं समझ में आया आपको। हेलो, अगले पे बढ़ते हैं। अगले एसिड पे बनते हैं सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल की बात करते हैं, C6H5O7, ठीक है, C6H5O7, सिट्रिक एसिड। अब ये जो सिट्रिक एसिड होता है, इसके कौन कौन से उपयोग है दोस्त। इसका पहला उपयोग कौन सा होता है, दूसरा उपयोग कौन सा होता है इसका, तीसरा उपयोग कौन सा होता है। इन सभी उपयोग को हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, कोलगेट में वो जो आते हैं ना मुंह कुल्ला करने के, साफ करने के, उनमें होता, पेस्ट में नहीं होता। पेस्ट का नेचर बेसिक होता है, उनमें नहीं होता। यार डॉक्टर नहीं लिखता किसी के मुंह में सनसनी हो जाती है, कुछ चीजें हो जाती है, इनसे कुल्ला करना, इनसे मुंह धोना, ये चीजें वहां यूज करते हैं। कभी दाढ़ में इन्फेक्शन हो जाए तो वहां जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना छोटे छोटे, उनको मारने के लिए यूज होता है वो, बाकी पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, चलो मेनली तो ये कहाँ होता है, जितने भी आपके नींबू के अंदर, लेमन के अंदर होता है, ऑरेंज के अंदर, संतरा, या जितने भी सिट्रिक फूड बोल सकते हैं आप, नींबू वर्ग में पाया जाता है। क्या यूज है, क्या उपयोग है इसके। सबसे पहला उपयोग इसका दोस्त याद रखना, है ना, मेटल की सफाई में। मेटल क्लीनर, धातु की सफाई में, आपने सुना होगा ना, तो नींबू की शक्ति, ठीक है, तो नींबू की शक्ति होती भाई। विम बार वगैरह ऐड आते हैं टीवी के अंदर, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वास्तविकता के उन अंदर उनमें 100 नींबू डाल दिए गए, वो 10 रुपए की साबुन में एक नींबू 5 रुपए का आता है यार, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, नींबू नहीं डाला गया। अब समझो वहां पर होता क्या है, ठीक है। तो दोस्त समझिएगा, जैसे आप हैं, ये कह दिया जाए आप विवेकानंद जी की तरह समझदार हैं, हालांकि ये अतिशोक्ति हो गई, लेकिन फिर भी आप विवेकानंद जी की तरह क्या है, समझदार हैं। आपको अगर कोई एक बार कह दी जाए तो आप समझ जाते हैं। तो दोस्त याद रखिएगा, मतलब आपकी तुलना की गई है। तो जब भी टीवी में ऐड आता है 100 नींबू के बराबर शक्ति, मतलब 100 नींबू की पावर है उसमें, तो नींबू के अंदर जितना सिट्रिक एसिड होता है ना, इतना सिट्रिक एसिड उसमें डाला गया है, वो केमिकल डाला है, नींबू नहीं डाले हैं दोस्त, याद रखो। तुलना की गई, आप क्या समझ रहे हो, नींबू है अंदर, नहीं भाई सिट्रिक एसिड था अंदर। तो ये चीज ध्यान रखना, तुलना की गई है, हमें मूर्ख बनाया जाता है। और सबसे दूसरा महत्वपूर्ण यूज इसका कहाँ होता है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है इसका, NaCl का नाम सुना होगा आपने, सोडियम क्लोराइड, सोल्ट या लवण भी कहते हैं इसको।
ठीक है, तो इसको चमकदार बनाने में तो पॉलिशिंग करने के लिए, चमकदार बनाने के लिए, तो NaCl जो होता है उसको पॉलिश करने के, या इसको सीधा ही लिख लो, है ना, पॉलिश ऑफ NaCl। तो उसको पॉलिश करेंगे जिससे उसकी क्या हो जाएगी, एक चमक बरकरार हो जाएगी। तो नमक जो होता है ना, नॉर्मली जो नमक आता है वो थोड़ा सा हल्का सा पीलेपन पर होता है, गंदा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता। अब उसको व्हाइट एकदम आपको ऐसा दानेदार दिखे, एकदम सफेद दिखे, तो आप नमक खरीद लेते हो। तो उसके लिए सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं। किसका करते हैं? सिट्रिक एसिड का। अब आते हैं CH3CH, किस पे आते हैं? CH3CH। नाम बहुत सुना है आपने, इसका फॉर्मूला शायद पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है भाई, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको दोस्त लैक्टिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। तो लैक्टिक एसिड, या आप इसे क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल कहते हैं। अब ये लैक्टिक एसिड कहाँ देखने को आपको मिलता है? सबसे पहली चीज, इसके स्रोत क्या होते हैं? जैसे इधर हमने नींबू पढ़ा था, तो भाई दूध के अंदर, मिल्क में मिलेगा, भाई दही के अंदर, ठीक है, तो कर्ड में मिलेगा। तो दूध और दही के अंदर यही अम्ल पाया जाता है। तो दूध के अंदर पाया जाने वाला अम्ल भी कौन सा है? यही है। दही के अंदर पाया जाने वाला अम्ल भी कौन सा है? यही है। कौन सा अम्ल है? लैक्टिक एसिड। अब बात यह आती है कि जो लैक्टिक एसिड होता है ये दूध और दही के अंदर पाया जाता है। अब ये आपने बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है, आपने बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन की मसल होती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो होती है, अगर ये इसका फॉर्मेशन, ये मांसपेशी में निर्माण हो इसका, तो फॉर्मेशन इन मसल, तो मांसपेशियों में जब इसका निर्माण होता है तो दोस्त याद रखिएगा, हमें क्या महसूस होता है? थकान महसूस होता है। अरे यार आज बहुत काम कर लिया, आज थक गया, पढ़ते पढ़ते थक गया। तो आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर दोस्त याद रखिएगा, जब ये बनेगा तो ये क्या करता है? थकान का अनुभव करवाता है। लैक्टिक एसिड ह्यूमन बॉडी के अंदर बनेगा तब की बात है दोस्त, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि नॉर्मली ये कहाँ पाया जाता है लैक्टिक एसिड, नॉर्मल सोर्स क्या है इसका, तो दूध के अंदर लैक्टिक एसिड। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, क्या सर हम दूध पिएंगे, दही पिएंगे, तो क्या दूध और दही के पीने से हमें थकान हो सकती है? तो भाई नहीं, जब तक मसल्स के अंदर इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका निर्माण नहीं होगा, तब तक हमें थकान नहीं हो सकती है ना दोस्त। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब धीरे धीरे देखो यूजेस कम होते जाएंगे। अब मैं आपको उन एसिड्स के बारे में पढ़ा देता हूं जो मोस्टली किसके अंदर पाए जाते हैं, इस बेसिस पे हमसे प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि मैलिक एसिड किस में होता है? सेब के अंदर होता है। इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अदर एसिड की बात करते हैं, एसिड एंड सोर्स। अम्ल और उनके क्या स्रोत हैं? चलिए शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के साथ। नंबर एक पर आता है मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। आप सभी जानते हैं मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो किस में होता है मैलिक एसिड? कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। मैलिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या होता है? दूसरे नंबर पर आपका जो एसिड होगा, ऑक्जेलिक एसिड की बात कर लेते हैं भैया।
ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? चलिए तीसरे नंबर पर भी हम बात कर लेते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल के बाद फिर हम किसकी बात कर ले? लैक्टिक एसिड की बात कर लेते हैं, लॉरिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो लॉरिक एसिड किस में पाया जाता है भाई? टेनिक एसिड किस में पाया जाता है? यूरिक एसिड किस में होता है? है ना, नींबू हमने पढ़ लिया था, और नींबू पढ़ लिया, संतरा पढ़ लिया, कुछ हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब बचे हुए और भी देखेंगे। फॉर्मिक एसिड भी पढ़ लिया था, HCOOH नहीं पढ़ा था। चीटी वाला अम्ल पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा, चीटी वाला पढ़ा देंगे, है ना। मेलिक एसिड किस में होता है? चलिए, मेलिक एसिड भाई सेब में होता है। बनाना के अंदर होता है। और किस में देखने को मिल सकता है? ठीक है, अरे यार, सेब माने एप्पल, और केला माने बनाना, है ना। ऑक्जेलिक एसिड किस में देखने को मिलता है? पालक के अंदर, टमाटर के अंदर। टोमेटो के अंदर, स्पिंच के अंदर। स्पिंच को क्या बोलते हैं? पालक। लॉरिक अम्ल कहाँ होता है? कोकोनट के अंदर, नारियल के अंदर। टैनिक अम्ल कहाँ होता है? चाय के अंदर, कॉफी के अंदर। यूरिक अम्ल कहाँ होता है? यूरिन के अंदर। मूत्र के अंदर। यूरिन के अंदर, मूत्र के अंदर। चलिए, नंबर 5। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ होता है? आंवले के अंदर। और फॉर्मिक एसिड? HCOOH। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल भी है। कहाँ पाया जाता है ये? तो चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, स्कॉर्पियन, नेटल लीफ। नेटल लीफ भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश का आपने नाम सुना हो, वहां पर पाई जाती है। हिंदी में इसे बिछुआ की पत्ती कहते हैं। चटनी खाते हैं वहां के लोग इसकी। बिछुआ की पत्ती। चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, नेटल लीफ, बिछुआ की जो पत्ती होती है उसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है दोस्त, इस पॉइंट को आप यहाँ ध्यान रखना। 6 के बाद, हाँ, अगर ये काट खाए तो इसको कम करने, है ना, जलन कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसकी जलन को कम करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं? आप NaHCO3 का उपयोग करिए। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो दोस्त याद रखिएगा, इस कारण से ये चीज यहाँ पर हो जाएगी। नंबरिंग गलत हो गई, क्या हो गया? इधर 5 हो गए थे, 6 7 कर लो, क्या फर्क पड़ता, नंबरिंग गलत हो गया।
पॉइंट गलत नहीं है ना, मेन चीज तो वो है। चलिए नंबर 8, नंबर 8 की बात करते हैं तो ये हो गया, हाँ, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक जो एसिड होता है ना, पता है ये क्या होता है? बाय प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल इंडस्ट्री। बाय प्रोडक्ट ऑफ लीकर इंडस्ट्री। शराब उद्योग का सह उत्पाद है, मतलब कि जैसे अंगूर से शराब बना रहे हैं, तो अंगूर के अंदर जो एसिड होता है टार्टरिक अम्ल, इमली के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली वहां प्राप्त हो ही जाता है। तो दोस्त याद रखिएगा, ये बाय प्रोडक्ट होता है किसका? लिकर इंडस्ट्री का, बेवरेज इंडस्ट्री का। अम्ल ही अम्ल, कुछ क्षार भी बताओ। अरे बेटा क्षार पढ़ेंगे अलग से ही, अभी अम्ली तो कंप्लीट होने दो, एसिड तो पूरा होने दो। अगर हम आपसे टार्टरिक अम्ल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? टार्टरिक अम्ल, तो ये किस में पाया जाता है? अंगूर के अंदर और इमली के अंदर। तो अंगूर जो हो गए और इमली, ये खट्टे होते हैं, और उस खटास का जो कारण होता है वो क्या होता है दोस्त? याद रखिएगा, वो आपका अंगूर और इमली की खटास का प्रमुख कारण यही होता है। और शराब उद्योग का बाय प्रोडक्ट क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक अम्ल होता है, C6H5O6 होता है ये। ठीक है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण घटना की, जिसे हम कहते हैं एसिटिक रेन, अम्लीय वर्षा। मैं आपसे अम्ल वर्षा की बात करता हूं, मैं आपसे एसिटिक रेन की बात करता हूं। ठीक है। शक्कर बेटा ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होते हैं, है ना, उनसे बनाई जाती है, एसिड से नहीं बनती। तो देखो एसिटिक रेन का मेन कारण क्या होता है, प्रमुख कारण क्या होता है? एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण का बढ़ना ही अम्लीय वर्षा को बढ़ाता है। अब वायु प्रदूषण में भी दो गैस होती हैं। ठीक है, कितनी गैस होती हैं? SO2 और NO2, है ना, जो दो वायु प्रदूषक होते हैं। तो रीजन या जो कारण होता है वो क्या होते हैं? SO2 एंड NO2। SO2 एवं NO2 के कारण, क्योंकि ये क्या होती है, जब वर्षा का जल आता है तो सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया करती है पानी के साथ और ये H2SO4 बना लेती है। तो जो मेन अम्ल होते हैं, याद रखना, पहला अम्ल जो आता है वो H2SO4 आता है। ठीक है। और दूसरा आता है HNO3। H2SO4 को आप सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और HNO3 को आप नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा के प्रमुख अम्ल में कौन काउंट होते हैं? ये दो काउंट होते हैं उसमें भी। ठीक है। मेन एसिड होता है ये, प्रमुख अम्ल होता है। अगर कहीं पर एसिटिक रेन हो रही है तो 30% से ज्यादा अम्लीय वर्षा का कारण ये अकेला होता है, मोर देन 30%। और कैसे पहचान होगी कि ये अम्लीय वर्षा है? तो याद रखना, वर्षा के जल का पीएच, पीएच ऑफ रेन वाटर, वर्षा के जल का जो पीएच है, ठीक है, अगर वो किससे कम हो जाए? 5.2 से कम हो जाए। हालांकि अनुमान तो तभी लगाने लग जाते हैं जब 5.5 से कम हो जाता है कि अब अम्लीय वर्षा होगी, लेकिन उसे घोषित का किस आंकड़े पे कर देते हैं? 5.2 पर, 5.2 के ऊपर।
ठीक है, कि अब ये वर्षा क्या कहलाएगी, अम्लीय वर्षा। एसिटिक रेन के कारण ताजमहल पीले होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्टोन कैंसर, है ना। स्टोन कैंसर किसे कहते हैं, स्टोन कैंसर किसे कहा जाता है, या मार्बल कैंसर किसे कहते हैं, मार्बल कैंसर। तो वो अम्लीय वर्षा को कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टोन कैंसर या मार्बल कैंसर इसको, तो दोस्त याद रखना, ये कहने का कारण है, ये कहने का जो मेन कारण है वो कारण क्या सामने आता है, ठीक है, संगमरमर, मार्बल और ताजमहल इसी का बना हुआ है। का येलो होना, ये क्या करता है, अम्लीय वर्षा का जब पानी गिरता है ताजमहल के ऊपर तो ये उसकी सफेदी को कम करता है। 5.6, बेटा आप मुंह मुंह का पीएच मान की बात कर रहे हो, 5.6 से मुंह का पीएच मान कम होगा, दांत सड़ने लगेंगे, ठीक है। तो वो 5.6 जा रहे हो, वो मुंह का पीएच मान पे जा रहे हो। मैं एसिटिक वर्षा की बात कर रहा हूँ, न कि दांत सड़ाने की। इस चीज को ध्यान रखना। तो इसीलिए इसको स्टोन कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोन कैंसर कहते हैं। तो सबसे प्रमुख जो प्रदूषण है ना, मेन जो एसिड होता है वो कौन सा होता है अम्ल वर्षा का, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है। दूसरा कौन सा होता है, नाइट्रिक एसिड। ये दो एसिड होते हैं, लेकिन सबसे मेन पहले नंबर पर जिम्मेदार है ना आपका गंधक का अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ताजमहल का पीला होना, मार्बल का पीला होना, सफेद मार्बल की इमारतों का पीला होना, इसीलिए से स्टोन कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोन कैंसर इसे कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप यहां पर सरलतम रूप में, इजीएस्ट फॉर्म में याद रखेंगे। क्या इतनी चीजें समझ में आई? वेरी गुड। अब बढ़ते हैं यहां से आगे, अब बात करते हैं, अम्ल वाला चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम बेस की बात करेंगे, क्षार की बात करेंगे। तो जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, इनके लिए पहला पॉइंट क्या बन सकता है हमारी ओर से, तो पहला पॉइंट तो यही बनेगा। पहला पॉइंट क्या बनता है, पीटर इन टेस्ट, भाई ये स्वाद में कड़वे होते हैं। पीएच 7 से अधिक और 14 तक, पीएच जो होता है बिटवीन 7 to 14, 7 से लेकर 14 तक का जो पीएच होता है वो यहीं पर काउंट किया जाता है, ठीक है। पीएच मान किया होता है ना, पीएच मान किया होता है, पीएच मान वया ही होता है जो 2 दिन पहले तुमको पढ़ाया था, ठीक है। तो बेटा 2 दिन पहले की क्लास देखो, ठीक है। बरसाती मेंढक मत बनो, आज क्लास ले लेता हूँ, कल नहीं लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं करते बेटा, ठीक है। तो बेस क्या होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर टेस्ट होते हैं, पीएच 7 से अधिक 14 तक होता है। अगर एक्वाटिक सॉल्यूशन में क्या देते हैं, जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, तो ये जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। द रिलीज OH ions इन एक्वाटिक सॉल्यूशन। तो जलीय विलयन के अंदर दोस्त याद रखना, यह OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जितनी भी मेटल हैं, जितनी भी धातुएं हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है ना। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे, दोस्त याद रखना। उदाहरण के लिए, फॉर द एग्जाम्पल,
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका हिंदी नाम कास्टिक सोडा भी है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। एक चीज यहाँ पर मुझे याद आती है कि एक ऑक्साइड होते हैं जिन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, ये क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जिनके अंदर अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण होते हैं। बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन याद रखना। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, आप यहां पर एल्यूमिनियम एवं जिंक याद रखना, जैसे कि Al2O3, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। जैसे कि ZnO, ये एम्फोटेरिक है। बाकी धातुओं के ऑक्साइड होने कैसे चाहिए, है ना, लेकिन यहां पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम सामने आती है। देख लीजिए इसको अच्छे से। मिड जून तक आपका सिलेबस हो जाएगा, है ना, मिड जून तक आपका सिलेबस हो जाएगा। चलो, कुछ पूछना चाहते हैं? अब आप पूछ सकते हैं। इसके आगे की क्लास कल होगी, कल इसका अंतिम पार्ट हम पढ़ेंगे। चलिए, देखो दोस्त, क्या एज होगी सर फॉर्म भर सकते हैं? अंकित सर ने इसके लिए एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लिया अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, किस डेट से किस डेट तक होगा, क्या होगा, आप पर्टिकुलर इस चीज के लिए परेशान होते हैं तो इसका देख लीजिएगा। कोई गोरा हेने का एसिड आता है क्या? सरकारी नौकरी ले ले बेटा, तो जिस पे हाथ रख देगा वो तेरी हो जाएगी। चलो, पीने का पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का जो पीएच वैल्यू होता है ना, नॉर्मली वो 6.5 से लेकर के हम 8.5 के बीच काउंट करते हैं। समुद्री पानी का पीएच मान 8.5 होता है। डिस्टिल्ड वाटर आसुत जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, पीएच मान की वैल्यूज अभी मुझे पढ़ाना है, किसका पीएच कितना होता है उसका एक चार्ट मैं आपको अंत में पढ़ाऊंगा, तो अभी वो बाकी है। इसके लिए परेशान नहीं हो कि किसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। जो जो एग्जाम में कंडक्ट होती है पीएच, वो मैं सारी आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, और कोई प्रश्न? पीएच वैल्यू कैसे मापी जाती है भाई? इनके कलर होते हैं, ठीक है, या पीएच में आयन होते हैं, या तो आयन से निकाल लो कितने आयन आ रहे हैं। ठीक है, आयंस जितनी संख्या होती है उससे निकाली जाती है, या फिर उसका पेपर आता है लिटमस पेपर, इस कलर का इतना होगा, इस कलर का इतना होगा, इस कलर का लाल, गहरा लाल, ऐसा लाल, हल्का लाल, इस तरह से कलर चेंजेस होते हैं वहां पे। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, अब हम कल मिलेंगे। आज की क्लास हम यहीं विराम करेंगे। उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बेटा, इस क्लास के बाद ही आपकी, हाँ, इस क्लास के बाद। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा इजाजत आप सभी से। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।